हे गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक जेई विद अस माय डियर, लेट्स क्रैक इट। इट्स अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन्द्र क्षेत्रपाल। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी केमिस्ट्री से कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। मोर देन +6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट्स मैंने पढ़ाया है और अब मैं आपके साथ कनेक्ट होता हूँ। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से प्ले स्टोर पे जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। माय डियर, आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर क्यों इस ऐप को डाउनलोड करें, ऐसा क्या है? तो माय डियर, बहुत सारे रीज़न्स हैं इस ऐप को डाउनलोड करने के। उनमें से कुछ रीज़न को मैं आपको समझाता हूँ, जिसमें सबसे पहला रीज़न है डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमको आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करता है, लाइव कनेक्ट करता है, जिससे कि आप और हम एक दूसरे के साथ चैट के थ्रू एक दूसरे से अपने डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी आपके मन में हो आप डाउट पूछ सकते हो, आप वहाँ अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम अपने आपके क्वेश्चंस और आंसर्स में पोलिंग कराते हैं। पोलिंग का क्या मतलब होता है? हम लोग जब एक सवाल देते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितने % बच्चों ने उस सवाल को सही किया और कितने % बच्चों ने सवाल गलत किया, और जिन्होंने सही किया उन्होंने उस सवाल को कितने सेकंड में ख़त्म किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट, टाइम का रोल एग्ज़ाम को क्रैक करने में सबसे बड़ा किंग है, आपके लिए कह सकते हो। इसलिए टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपको हमारी लाइव क्लास में जब आप आओगे, आप जब पोलिंग करोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट इज यार लाइव टेस्ट एंड क्विज। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका परफॉर्मेंस कितना है, आप कितना पढ़ रहे हो, आप कितना नहीं पढ़ रहे हो, या आपको अभी और कितने पढ़ने की ज़रूरत है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विज़ का प्लान किया है। जब भी आप हमारे प्लस क्लोज को ज्वाइन करते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट होते हैं, क्विज़ होते हैं, जिससे आप अपने परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हो और अपने हार्डवर्क को और बढ़ा सकते हो एज़ पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज माय डियर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हमारा जितना भी प्लान होता है वो पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है। इट मीन्स कि आप जब अनअकैडमी को ज्वाइन करोगे, हमारे कोर्स को ज्वाइन करोगे, तो सबसे पहले आपकी क्लासेस होंगी, क्लासेस के बाद बीच में मॉक टेस्ट होंगे, आपको डीपीपी मिलेगी, आपको होमवर्क करना होगा, डीपीपी सबमिट करना होगा, एंड एवरीथिंग जो भी एक कंप्लीट क्लास में होता है वो आपके साथ हम प्लान करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आप और हम मिल के आपके एग्ज़ाम को बहुत ईजिली क्रैक कर सकें और अच्छी से रैंक निकाल सकें, ठीक। नेक्स्ट इज यार अनलिमिटेड एक्सेस। ये क्या चीज़ है? नॉर्मली इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट फिर भी बता देता हूँ। नॉर्मली होता क्या है, जब आप ऑफलाइन क्लास में होते हो तो वहाँ पे आपकी अगर कोई टॉपिक मिस हो जाता है तो आपको छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं है। आप जानते हो कि किसी रीज़न से आप नहीं जा पा रहे हो, अपनी कोचिंग कुछ प्रॉब्लम आ गई है और आपको कोचिंग मिस करना पड़ रहा है, तो आपका वो इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस हो जाता है और वो की अच्छी बात नहीं है। अनअकैडमी कहती है कि इन केस अगर आप हमारी लाइव क्लासेस को मिस कर देते हैं तो आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्स को भी देख सकते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के हमारे रिकॉर्डेड कोर्स को देखिए, क्योंकि हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी एक फ़ायदा ये है कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि नहीं दोबारा मुझे वो चीज़ सुननी है, तीसरी बार सुनना है, एन टाइम्स आपको सुनने का मन कर रहा है उस टॉपिक को, तो आप हमारी रिकॉर्डेड वीडियो पे जाके उस चीज़ को सुन सकते हो। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो बहुत ही इकोनॉमिकल फ़ीस में। इकोनॉमिकल फ़ीस में क्यों बोल रहा हूँ? इकोनॉमिकल फ़ीस में क्यों बोल रहा हूँ? तो देखो यार, इंडिया की जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो आज भी इस टाइम भी आपसे जो है करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए साल का ले लेते हैं, जबकि वहीं पे हम आपसे 12 मंथ का ओनली एंड ओनली सिर्फ 30,000 लेते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए, दैट इज़ आपको हम इंस्टा 10% का डिस्काउंट देते हैं अगर आप मेरा ये वाला कोड यूज़ करते हो। माई कोड इज़ धीरेन, दैट इज़ DHIREN। आप जैसे ही इस कोड को यूज़ करोगे आपको तुरंत डिस्काउंट हो जाएगा और आपकी फ़ीस हो जाएगी 27 के। तो आप सोचो कि 12 महीने की 27,000
और उसमें तीनों सब्जेक्ट दैट इज PCM, तीनों सब्जेक्ट मिलते हैं एंड n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ मिलते हैं, n नंबर ऑफ फैकल्टीज़। n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ से आपको जिससे पढ़ना है, जैसा पढ़ना है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो उनसे। किसी से कोई टॉपिक पढ़ने का मन कर रहा है, किसी से कोई टॉपिक पढ़ने का मन कर रहा है, किसी से कोई टॉपिक पढ़ने का मन कर रहा है। n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ आपके साथ हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, 24/7 कनेक्टिविटी में है। ठीक, अगर आपके पास और मौका है, आपको लगता है कि नहीं आपके पास 2 साल का मौका है, या आप अभी 12th में हो और 1 साल ड्रॉप करने का प्लान कर रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि आप 12 मंथ की जगह आप 24 मंथ वाला प्लान लो, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें जो फीस का सिर्फ डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 5K का है। दैट मीन्स सिर्फ 5000 का है। 5000 के डिफरेंस में आप हमसे 12 मंथ की जगह आप हमसे 24 मंथ के लिए कनेक्ट होते हो। तो सोचिए 2 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है, और इस बड़े पीरियड में आप हमारे साथ मिल के हम लोग एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसके बावजूद भी एक और फैसिलिटी है कि इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इस अमाउंट को मैं एक साथ पे नहीं कर पाऊँगा, तो हमारे यहाँ EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। EMI ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ की EMI है। अब आप सोचो कि अगर आप EMI पे जाते हो तो पर मंथ की कॉस्ट सिर्फ 1350 आ रही है। अब 1350 में आप पढ़ रहे हो PCM, वो भी n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ के साथ, तो यार इंडिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो ऐसा करता होगा। ठीक है, तो मेरी मानिए फटाफट से बिना कुछ सोचे आप इसको ले लीजिए और हमारे प्लान को हमारे साथ जुड़िए और हमारी जो चीज़ें हैं उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, बेनिफिट्स लीजिए हम सबसे। ठीक, वेलकम 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 टू द फील केमिस्ट्री विद धीरेन। जैसे कि मैंने कहा था कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको फील लिया जाता है, आप इसको समझ सकते हो, दिल से समझ सकते हो कि हाँ यार ये सब्जेक्ट कुछ कहता है। ठीक है, हमारा टारगेट रहता है हमेशा दैट इज़ ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। हमेशा आप सपने देखिए, सपने देखेंगे तो आप उसको पूरा करने की क्षमता रखेंगे। ठीक है, आज इस सीरीज़ में आपका नेक्स्ट डे है। आज मैंने जो शुरू किया है इस टॉपिक का नाम है GOC, दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, मैं GOC पार्ट फर्स्ट पढ़ा चुका हूँ। मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़ चला रहा हूँ। आप सभी को पता है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़ चल रही है। इस मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़ में मैंने GOC पार्ट फर्स्ट मैंने पढ़ाया है और आज GOC पार्ट 2 की बारी है। पार्ट फर्स्ट में मैंने द बेसिक्स ऑफ द GOC पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया था, वहाँ पे मैंने रेजोनेंस के बारे में बताया था, वहाँ पे मैंने रेजोनेंस के एप्लीकेशंस के बारे में बताया था, और आज उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है दैट इज़ एरोमेटिसिटी। क्या नाम है इस टॉपिक का? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक क्वेश्चन पक्का आना है तो आना है एरोमेटिसिटी, चाहे वो डायरेक्ट पूछे चाहे वो इनडायरेक्ट पूछे। एरोमेटिसिटी का रोल बहुत बड़ा है केमिस्ट्री में। ठीक है, सॉरी, शुरू करते हैं इस एरोमेटिसिटी को। क्या है एरोमेटिसिटी समझते हैं, और फिर इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं सब कुछ आपको इसमें समझाने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट माय डियर। एरोमेटिसिटी, आपने बचपन में एक वर्ड पढ़ा होगा एरोमेटिक। एरोमेटिक जो वर्ड आया है वो एरोमा से आया है। एरोमा का मतलब होता है स्मेल। ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर खुशबूदार स्मेल हो उसको बोलते हैं वो हमारे क्या है, एरोमेटिक है। और जो स्पीशीज एरोमेटिक होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एरोमेटिसिटी। जैसे आप बचपन से पढ़ के आए हो कि बेंजीन आपकी एक एरोमेटिक है। आप कभी बेंजीन को सूंघोगे तो एक अच्छी सी स्मेल आपको मिलेगी। इवन आप बेंजीन की जगह आप नेफ्थलीन बॉल्स भी देख सकते हो। ये तो हमारे घर में मम्मी लोग देखते हो कि छोटे छोटे बॉल्स आती हैं नेफ्थलीन की, हमारे सिंक में पड़ी होती है, हमारे बेसिन में पड़ी होती हैं, वॉश बेसिन में, तो वहाँ हम उसकी स्मेल लेते हैं। वो क्या होता है, हमारा नेफ्थलीन होता है। नेफ्थलीन की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। हमारे इंडियन मदर्स तो उसको कपड़े में भी डाल देती हैं कि कीड़े वीड़े ना पड़े। ठीक है, तो आप उसकी स्मेल देखते हो तो बहुत ही शानदार स्मेल होती है, क्योंकि इसके अंदर एक एरोमा प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी की वजह से वो ऐसी स्मेल दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज़ जिनके अंदर एरोमेटिक करेक्टर हों उस स्पीशीज़ को बोलते हैं एरोमेटिसिटी। उन फिनोमेना को बोलते हैं एरोमेटिसिटी। ठीक है, अब मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा
कि सर हम कैसे पहचानें कि कौन सा स्पीशीज़ एरोमेटिक है या कौन सा स्पीशीज़ एरोमेटिक नहीं है। अब इसको समझने के लिए कुछ बेसिक्स टर्म्स ज़रूरत पड़ेगी, मैं पहले उसको डिस्कस करूँगा, फिर आपको एरोमेटिसिटी के बारे में बात करूँगा कि कैसे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक, एक रूल होता है, उस रूल को आपने कभी नाम सुना हो, दैट इज हकल्स रूल बुलाते हैं। बाबा हकल्स ने दिया था इस रूल को। अब ये रूल क्या कहता है, क्या इस रूल का रोल है? तो ये रूल हमको एरोमेटिसिटी के बारे में बताता है और एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में बताता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्या बेसिक कंडीशन है, कंडीशन फॉर एरोमेटिक क्या है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एरोमेटिक होने की क्या कंडीशंस हो सकती हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन जो एरोमेटिक का है, दैट इज कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। आपका जो कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए बेटा? साइक्लिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या यूँ कहूँ कि जितना भी हमने रेजोनेंस पढ़ा है उन सारी की सारी रेजोनेंस की जितनी भी कंडीशंस हैं उसमें फॉलो होने लग जाएं, तो वो मेरा क्या है? एरोमेटिक है। और तीसरा, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कंपाउंड शुड बी प्लेनर। अभी प्लेनर का मतलब समझते हैं, मतलब सारे कंपाउंड्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। और चौथा दैट इज फॉलो हकल्स रूल। फॉलो हकल्स रूल, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो इसको फॉलो करेगा वही हमारा स्पीशीज क्या है? एरोमेटिक होगा। तो ये बेसिक्स सी कंडीशंस हैं। इनके बेसिक्स की कंडीशन के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि क्या चाहता है। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल लेता हूँ, दैट इज़ बेंजीन का। हम देखने जा रहे हैं कि बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं है, या अगर एरोमेटिक है तो इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। सबसे पहले तो देखिए, ये एक साइक्लिक है, तो आंसर इज यस, साइक्लिक है। पहली कंडीशन तो अपने आप सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, क्या रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो आप देख सकते हैं रेजोनेंस की कंडीशन हमने पढ़ी थी, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं हर जगह पाई बॉन्ड, फिर एक छोड़ के पाई बॉन्ड, फिर एक छोड़ के पाई बॉन्ड, फिर एक छोड़ कर पाई बॉन्ड। इसको बोलते हैं कंप्लीट रेजोनेंस होना। इनके रिंग के अंदर कंप्लीट रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब आती है थर्ड कंडीशन, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या होता है? ये कंपाउंड एक प्लेन में होने चाहिए, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये सारी स्पीशीज़ की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2 है। आपने कभी केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखी होगी, तो देख सकते हो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, वो बताने की ज़रूरत नहीं समझता, बट ठीक है, चलिए। आप किसी भी कार्बन को उठा लीजिए, किसी भी कार्बन को उठा लीजिए, तो आप देख सकते हैं इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये, मतलब ये क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। और आपने पढ़ा है जब भी कभी भी 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडेशन sp2 होगी, और अगर sp2 होगी तो जो शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर शेप। तो आप देख सकते हो ट्राइगोनल प्लेनर वर्ड आया है प्लेन से, मतलब ये सारे के सारे जो आपके कार्बन्स हैं वो इस तरह अरेंज किए हुए हैं कि सारे क्या हैं? एक प्लेन के अंदर हैं। क्या है? ये हमारे सारे एक प्लेन के अंदर हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप होना। ठीक है, अब आप जानते हो कि रेजोनेंस होने के लिए सारे लोब एक डायरेक्शन में होने चाहिए। आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव 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 लोब्स, ठीक है, और नीचे वाले जो आपके लोब्स होते हैं वो आपके कैसे हैं? नेगेटिव 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 लोब्स। जो इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस होता है वो डीलोकलाइजेशन जब भी होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ जंप, इसके यहाँ जंप, इसके यहाँ जंप, इसके यहाँ जंप, इसके यहाँ जंप और इसके यहाँ जंप। सेम है, नीचे वाले में भी ऐसे जंपिंग चलती रहती है। और आपको एक 2 तरह की रिंग नज़र आती है। एक रिंग बेटा नीचे से नज़र आ रही होगी
और एक रिंग आपको ऊपर से नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये रिंग ही आपकी एरोमेटिसिटी है, ये रिंग ही आपको बताती है कि कैसे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ये लास्ट कंडीशन देखते हैं, दैट इज कंडीशन नंबर 4 कि क्या ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आइए एक बार बेंजीन को दोबारा बना लें। हकल्स रूल को फॉलो करने का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 एंड सो ऑन। कोई भी होल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपके सामने है, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या बोला मैंने? एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल मिला के इस पूरे रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। मतलब ये कंपाउंड क्या है? आपका एरोमेटिक है। एक तरीका ये था, और दूसरा आप ऐसे भी देख सकते थे कि सर 4n+2 पाई इज इक्वल टू 6 पाई अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो आपने क्या किया, 4n इज इक्वल टू 4 पाई और n की वैल्यू क्या आ गई? एक होल नंबर आ गई। तो ये कंपाउंड मेरा क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक को चेक करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को चेक करें और आपका आंसर यूँ आएगा। लेकिन ये जितनी भी कंडीशंस बताई हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉलो नहीं होगी तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैंने जब भी देखा तो सारे क्वेश्चन के सारे कंडीशंस को सीक्वेंस वाइज फॉलो किया। आप भी जब भी कभी भी कोई क्वेश्चन करोगे तो आप उसको सीक्वेंस वाइज फॉलो करोगे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आगे कहानी बढ़ाएंगे। अभी जैसे कि मैंने कहा था कि नेप्थलीन बॉल्स जो होती हैं, जिनकी खुशबू होती है अच्छी खासी, अब मुझे चेक करना है कि ये भी क्या एरोमेटिक है या नहीं है। तो इसमें से भी सारी कंडीशंस को फॉलो करिए। देखिए क्या कंडीशन नंबर फर्स्ट दैट इज साइक्लिक वाली फॉलो हो रही है। यहाँ आंसर साइक्लिक है। नेक्स्ट इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड अल्टरनेट, 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 पाई बॉन्ड, मतलब हर जगह से कॉन्जुगेशन वाला कंसेप्ट भी फॉलो हो रहा है। तीसरी कंडीशन जो इम्पॉर्टेंट है, क्या सारे की हाइब्रिडेशन sp2 है? सारे की sp2 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल लूँ तो ठीक, नहीं तो आप इतने समझदार हो ही हो। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड? तो 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? कार्बन का sp2 हो गया। हर जगह से कार्बन का sp2 आएगा। आप चाहे कोई भी बॉन्ड उठा लो, आपको अगर ये लग रहा है तो उसको उठा सकते हो। देख सकते हो एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ, 3 सिग्मा हो गए। 3 सिग्मा की वजह से वो स्ट्रक्चर क्या हो गया? कार्बन का sp2 आ गया। ठीक है, मतलब कार्बन नंबर कंडीशन नंबर फर्स्ट भी फॉलो हो रही है, सेकंड भी फॉलो हो रही है और थर्ड भी फॉलो हो रही है कार्बन का sp2 वाले कंडीशन। नेक्स्ट आती है दैट इज फोर्थ कंडीशन, कंडीशन नंबर 4, जो कि हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है नहीं। तो आप एक बार फॉलो करके देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हैं। तो आपको दिख रहे हैं 5 पाई बॉन्ड हैं और एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल मिला के 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहे हैं। अब मैं फॉलो करता हूँ, चेक कर रहा हूँ 4n+2 इज इक्वल टू 10 रख के चेक करता हूँ। तो 4n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। मतलब n की वैल्यू 2 रखने पर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपका क्या है? एरोमेटिक है। याद रहेगी बात? पक्का? एक अब अगर मान लीजिए इनमें से ऐसी कंडीशन आ जाए कि कुछ तो कंडीशन फॉलो हो और कुछ कंडीशन फॉलो ना हो, तब क्या होगा? तो हम उसकी स्टडी भी अभी साथ साथ कर लेते हैं। फिर एक साथ मिक्स क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे कि कैसे एरोमेटिसिटी को और भी चेक करते हैं। ठीक है, तो आइए, एक कंसेप्ट और होता है, उसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। शॉर्टकट मैं लिखता हूं हमेशा, इसका ए शॉर्टकट होता है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंडीशंस क्या हैं?
तो एंटी एरोमेटिक में कंडीशन नंबर 1 वाली, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 जो हमने तीनों पढ़ा है वो सेम है। मतलब स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। रेजोनेंस के रूल को फॉलो करना चाहिए या कॉन्जुगेशन रूल फॉलो करना होना चाहिए। कॉन्जुगेशन आपका कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए। और तीसरा आपका ये जो आपने पढ़ा था कि सभी मॉलिक्यूल प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर का मतलब सारे स्ट्रक्चर क्या होने चाहिए, सारे कार्बन क्या होने चाहिए, ऑल कार्बन शुड बी, कार्बन हो, अदर एलिमेंट्स हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, जो भी आप लगवा रहे हो वो शुड बी sp2, ठीक। लेकिन जो फोर्थ कंडीशन है यही इंपॉर्टेंट है एंटी एरोमेटिक में, दैट इज इसमें होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या बोला मैंने, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वहां पे क्या था बेटा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ पे क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बात समझ में आ रही है, वो आपकी 4n + 2 पाई है और ये आपकी 4n पाई है, ठीक है। प्लीज अपनी कॉपी में जहाँ पे आप इसको पढ़ रहे हो इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं और चेक करते हैं कि वो एंटी एरोमेटिक है या नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये कंडीशन आपकी साइक्लिक भी है, तो हाँ सर है। रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन है क्या, देखो तो सर पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन भी फॉलो कर रहा है। सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है, बहुत बढ़िया। थर्ड कंडीशन, क्या कंपाउंड प्लेनर है, क्या कंपाउंड प्लेनर है, तो देखो भाई सारे मॉलिक्यूल sp2 हैं क्या, ये भी कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2 और ये भी कार्बन sp2, ठीक है। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। अब आती है कि मुझे चेक करना है कि एंटी है या एरो है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप ये चेक करोगे कि वो एरो है कि नहीं। याद रखना, ये तो अभी एक क्वेश्चन आ ही गया कि एंटी एरोमेटिक वाला है, बट हमेशा एग्जाम में पहले ये चेक करोगे कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं, उसके बाद आप एंटी एरोमेटिक चेक करोगे। एक जस्ट जनरल बात बता रहा हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब n की वैल्यू कब फॉलो हो रही है, n की वैल्यू किस पे फॉलो हो रही है, आंसर इज 1 पे। अब देखो n की वैल्यू 1 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ वाला स्ट्रक्चर आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। n की वैल्यू 1 रख के पहले आपने ये चेक किया कहीं एरोमेटिक तो नहीं है, तो आंसर इज नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखने पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं होके क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, डिस्कस क्या कर रहा हूँ कि कौन सा स्ट्रक्चर एरोमेटिक है और कौन सा स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। अब इन कंडीशंस के बीच एक और कंडीशन आती है, दैट इज कंडीशन नंबर 3 या रूल नंबर 3, ये होती है नॉन एरोमेटिक की। किसकी, नॉन एरोमेटिक की। इसको स्ट्रक्चर सिंबल देते हैं Na। अगर आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन में से कोई भी ऐसी कंडीशन है जो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो आपका स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक होगा। क्या बोला मैंने, साइक्लिक अगर नहीं होती है तो वो नॉन एरोमेटिक हो सकता है। दूसरा, चलो साइक्लिक तो हो गया लेकिन वो रेजोनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तब नॉन एरोमेटिक हो सकता है। चलो मान लो रेजोनेंस को भी फॉलो कर रहा है लेकिन वो प्लेनर नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। आओ दिखाते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल ले लिया, कुछ ऐसे। अब आप देखो क्या ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, तो आंसर सर साइक्लिक तो है। बात तो सही कर रहे हो, साइक्लिक है। हमने कहा ठीक है भाई। क्या रेजोनेंस के किसी रूल को फॉलो कर रहा है, तो हाँ सर कर तो रहा है।
पाई बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, मतलब सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है, रेजोनेंस वाली कहो या कॉन्जुगेशन वाली कहो, ये भी फॉलो हो रही है। अब एक तीसरी कंडीशन देखो, प्लेनर है क्या। तो देखो यार, ये कार्बन की अगर हाइब्रिडेशन निकालोगे तो कार्बन का sp2 बहुत बढ़िया, ये भी कार्बन का sp2 बहुत बढ़िया, ये भी कार्बन का sp2 बहुत बढ़िया। लेकिन जरा आप इस पे ध्यान दो तो आपको दिख रहा होगा बेटा 2 हाइड्रोजन्स। अब एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, टोटल मिला के 4 सिग्मा हैं। और अगर बेटा 4 सिग्मा होगा तो वो sp3 आएगा, ना कि sp2 आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीसरी वाली कंडीशन दैट इज प्लेनरिटी कंडीशन को इसने फॉलो नहीं किया, इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या है आपका नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको कि कौन सा स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, कौन सा स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक है और कौन सा स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक है। ओके अब हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमको ये बताता है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और कौन सबसे कम स्टेबल है। ये बात तो आपको अच्छी तरह पता है कि जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी जो होगी उतनी कम होगी, या वाइसे वर्सा इज ऑल्सो ट्रू वाली बात हो सकती है। अब आप याद रखिएगा कि अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका एरोमेटिक होता है बेटा, उसके बाद आपका होता है नॉन एरोमेटिक और लास्ट में आता है आपका एंटी एरोमेटिक। स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, एरोमेटिक है, फिर आपका नॉन एरोमेटिक है और सबसे लीस्ट स्टेबल क्या है आपका, एंटी एरोमेटिक है। या अगर मैं एनर्जी के फॉर्म में बात करूं तो क्या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं, तो बोल सकता हूं कि भाई एरोमेटिक की जो एनर्जी इन द ग्राफ बनेगी वो सबसे नीचे बनेगी, बीच में आपका नॉन एरोमेटिक आएगा और सबसे हाई ग्राफ के पीक पे क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक आएगा। आप चाहे तो ग्राफ के पीक को भी देख सकते हो, आप इसको लिख रहे होगे। ये आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है और ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ठीक है पापा, ठीक। अब देखिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में सबसे लोएस्ट एनर्जी जो होगी वो एरोमेटिक को मिलेगी, उसके बाद आपको नॉन एरोमेटिक को मिलेगी और सबसे हाई एनर्जी किसको मिलेगी, एंटी एरोमेटिक को मिलेगी। ठीक है, क्लियर कट है। तो ये याद रखना कि एनर्जी प्रोफाइल में सबसे लोएस्ट एनर्जी इसको और हाई एनर्जी और इसको हाई एनर्जी और, ठीक है। तो ये बात याद रहेगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हमेशा सबसे लोएस्ट एनर्जी पे एरोमेटिक वाले होते हैं। ठीक है, तो ये आपने सीखा कि एरोमेटिक क्या होते हैं, ये आपने सीखा एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, फिर आपने सीखा नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, फिर आपने इनको एनर्जी के बेसिस पर अरेंज किया। अब मैं कुछ अच्छे बेहतरीन एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ और हर एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा कि किसको एरोमेटिक बोलें, किसको एंटी एरोमेटिक बोलें और किसको नॉन एरोमेटिक बोलें। ठीक है, चलिए बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं, बहुत बेसिक शुरुआत करते हैं। जैसे आपको बेंजीन मैंने पहले बताया है इसके बारे में कि इसमें सारे कंडीशन फॉलो हो रहे हैं, दैट इज़ एन की वैल्यू 1 रखने पर ये मॉलिक्यूल आपका क्या हो जा रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है आपका, एरोमेटिक हो जा रहा है। उसी जगह पर अगर आप इस बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एन की वैल्यू 2 होने पर बेटा क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार जरा आप इसके बारे में देखो क्या हालचाल है।
ठीक है, इसके बारे में आप देखो कि स्ट्रक्चर एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, किसी भी कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करके चेक कराओ कि स्ट्रक्चर एरोमेटिक में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। आओ तो खेलें इसके साथ। अब n की वैल्यू कितनी रखी जाए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो भाई देखो 1 2 3 4 5 6 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में 7 दुनाई कितना हो गया, 14 हो गया। मतलब n की वैल्यू बेटा 3 आने पर स्ट्रक्चर आपका एरोमेटिक हो रहा है। ठीक है, और मैं ये बात मान के चल रहा हूँ कि आप पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन को चेक कर रहे हो, उसके बाद इस चौथी कंडीशन पे आ रहे हो। मतलब साइक्लिक है, हाँ है भाई। ठीक है, दूसरी कंडीशन रेजोनेंस की सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो हाँ सर कर रहा है। तीसरी कंडीशन, क्या ये स्ट्रक्चर के अंदर प्लेनरिटी है, तो हाँ सर सारे स्ट्रक्चर की सेम हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सभी की। और फोर्थ कंडीशन है कि ये एरोमेटिक या हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगले स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे होंगे। ये 3 स्ट्रक्चर हैं और हमसे बोलता है कि बता इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एरोमेटिक है और कौन सा स्ट्रक्चर नॉन है या एंटी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर मैं डिस्कस करूं आपके सामने, मान लेते हैं इसको स्ट्रक्चर, यहाँ से इसको मैंने नंबरिंग दी थी, चलो इसको नंबरिंग दे देते हैं। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 है। अब ये आपका सामने 4 है, ये 5 वाला स्ट्रक्चर है और ये बेटा 6 वाला स्ट्रक्चर है। आप सोचना कि स्ट्रक्चर में 4 5 6 में कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी है और कौन नॉन है। प्लीज़ वीडियो को पॉज करना, फिर सोचना। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आओ देखते हैं। पहली कंडीशन इसकी बात करते हैं, तो भाई फॉलो कर रही है, साइक्लिक है। ठीक है, कंजुगेशन में है क्या, देखो भाई पाई बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, हाँ है। सभी की हाइब्रिडेशन sp2 है क्या, sp2 sp2 sp2, आंसर इज यस, सबकी sp2 है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन को उसने सेटिस्फाई किया, सेकंड को सेटिस्फाई किया, थर्ड को सेटिस्फाई किया। अब मैं चेक करूंगा फोर्थ को कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पहले क्या चेक करोगे, पहले चेक करोगे कि वो एरोमेटिक है या नहीं। क्लियर कट। अब देखो बेटा, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो आप खुद सोचो, अगर मैं हकल्स रूल में n की वैल्यू को 0 रखूं और उसको दैट इज 4n + 2 पाई में n की वैल्यू को 0 रखूं, तो क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आंसर इज आ रहे हैं। हेंस इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कह दूंगा कि ये स्ट्रक्चर मेरा क्या है बेटा, एरोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 5 मुझे चेक करना है कि एरोमेटिक है या नहीं है। देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, साइक्लिक वाली। ठीक है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कौन सी कंडीशन, रेजोनेंस वाली, दैट इज यहाँ पे देख सकते हैं पाई बॉन्ड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, तो हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, स्ट्रक्चर की हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2 है या नहीं। तो आओ इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं, कि sp2 है या नहीं। तो देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज या यूँ कहूँ लोन पेयर वाला फॉर्म है। मैं आपको बता दूं कि पहले तो लोन पेयर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर, और एक होते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। इसको वैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है, लोकलाइज्ड लोन पेयर एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, क्या है ये, तो आइए थोड़ा समझते हैं डेप्थ में जाके। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया समथिंग लाइक कुछ अजब सा। मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज के साथ जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो आप
हमेशा ऐसे चेक करोगे कि जिस कार्बन का लोन पेयर का आप लोकलाइजेशन चेक कर रहे हो उस कार्बन के बगल वाला कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। क्या बोला मैंने, क्या बोला, जिस कार्बन के लोकलाइजेशन की आप बात कर रहे हो उसके बगल वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उससे उसकी लोकलाइजेशन और डी लोकलाइजेशन का पता लगता है। ठीक है, कबट खोलिए। ठीक है, वहां पे आपको sp3 यहां पे नजर आ रहा है ऊपर, वो दे दीजिए पूरा, हाँ पूरा मॉडल दे दीजिए, मॉडल। और भी देखिए बॉन्ड्स पड़े हैं क्या, ये मैं आपको बॉन्ड के थ्रू समझाऊंगा आज। ये वाला बॉक्स नहीं है, एक सेकंड होल्ड करना आप लोग। ये वाला इसका बॉक्स देखना तो कहाँ रखा है। चलो सॉरी, मैं कुछ मॉडल्स निकालने लग गया था आपके लिए। ठीक है, कार्बन का बगल वाला कार्बन, जिस कार्बन पे आप लोन पेयर चेक कर रहे हो उसके बगल वाला कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये इससे इसके लोकलाइजेशन या डी लोकलाइजेशन का पता लगता है। अगर कार्बन जहाँ पे लोन पेयर है उसके बगल वाले की कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बेटा इसके पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जम करा पाए, नहीं करा पाएगा ना। अब चूंकि इस नेगेटिव चार्ज के पास कोई जगह नहीं है कि जम करा पाए, इसलिए ये लोन पेयर किस कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा, तो सही सोच रहे हो, ये आपके लोकलाइज्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जब ये कभी भी लोकलाइज्ड की कैटेगरी में आएंगे तो उस केस में ये हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा माना जाएगा और उस केस में इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। ठीक है, उसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। लेकिन अगर किसी रीज़न से मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया और मैंने पूछा कि क्या ये जो कार्बन पे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, क्या ये लोकलाइज्ड है या डी लोकलाइज्ड है, तो आपको जिसका लोकलाइजेशन या डी लोकलाइजेशन चेक करना है उसके बगल वाले कार्बन को देखो कि उसका ऑर्बिटल एम्प्टी है या नहीं है। अब आप देख सकते हो बेटा कि इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल खाली पड़ा है। अब चूंकि इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल खाली पड़ा है इसलिए ये सटक से अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है। और अगर कोई लोन पेयर, कोई नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में सॉरी डीलोकलाइज करा रहा है तो ऐसे लोन पेयर को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और इस केस में इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 होगी। याद रखना, इस केस में उस डीलोकलाइज्ड लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को आप कंसीडर नहीं करोगे इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपके कि कब आपको लोकलाइज लेना है और कब आपको डीलोकलाइज लेना है। आइए अब वापस अपने एग्जाम्पल पे आते हैं जहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो स्ट्रक्चर नंबर 5th वाला है, ये 5th वाला स्ट्रक्चर लोकलाइज्ड की कैटेगरी में आएगा या डीलोकलाइज्ड की कैटेगरी में आएगा। तो देखो बेटा, ये sp2 है, मुझे किसको चेक करना है, तो इसको चेक करना है। मैंने क्या कहा था, जिसको भी चेक कर रहा है कि उसका लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, तो उसके बगल वाला देखो। अब इसके बगल वाला ये या ये, तो देखो ये हाइब्रिडेशन क्या sp2 है क्या, ये हाइब्रिडेशन क्या sp2 है क्या, तो आंसर है सर है। तो इसलिए बेटा ये लोन पेयर जो है ये आवारा है, या यूँ कहूँ कि ये डीलोकलाइज्ड है और ये रिंग के अंदर काउंट होगा। मतलब ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस का हिस्सा है, हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो नेगेटिव चार्ज है जिस पे लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड है या नहीं, इसके लिए आपने बगल वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक की। बगल वाले की हाइब्रिडेशन
पता करने पर ये पता चला कि यार वो तो sp2 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस लोन पेयर को अंदर गिनोगे, मतलब इस लोन पेयर को रेजोनेंस का हिस्सा मानोगे, हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं मानोगे। अब टोटल मिला के अगर आपसे कोई पूछता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर नंबर 5 में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखो एक तो बॉन्ड की वजह से है, परमानेंट बॉन्ड है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन वहां से हैं, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन की वजह से आ रहे हैं। क्या बोला? एक तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो एक तो बॉन्ड की वजह से हैं, बाकी जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइजेशन की वजह से आ रहे हैं। तो बेटा टोटल मिला के 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये स्ट्रक्चर आपका एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है। देख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन तीनों सेटिस्फाई हुई, मेन कंडीशन थी फोर्थ कंडीशन। हाँ, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई भाई, क्योंकि ये तो एक हाइड्रोजन है ना इसके पास, नेगेटिव चार्ज को हमने कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो सारा थर्ड कंडीशन भी फॉलो हुई, फोर्थ में इसने एंटी एरोमेटिक वाली कंडीशन को फॉलो किया, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपका कैसा है, ये आपका एंटी एरोमेटिक है। अभी मैं और भी एग्जांपल्स कराऊंगा और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको ज़्यादा एहसास होगा कि मैं चाह क्या रहा हूँ, ठीक है। आइए एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है या एंटी है या नॉन है। तो आप देखिए, क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आंसर सर हो रही है। लेकिन सर क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो सर नहीं हो रही है। देख लो, कुछ है ही नहीं। और वैसे भी ये कार्बन की हाइड्रोजन क्या है, sp3 है। मैंने आपसे क्या कहा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो स्ट्रक्चर एंटी की जगह नॉन की तरफ चला जाएगा, और फाइनली बेटा इसका आंसर आ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर आपका नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको और एहसास हो जाएगा कि मैं चाह क्या रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ, अगले क्वेश्चंस की तरफ। उसमें भी हमको यही पता करना है कि एरोमेटिक है, एंटी है या नॉन है। आइए चलो, अब हमको एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 और 10 में ही बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर एरोमेटिक और कौन सा स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक। मैं स्पीड थोड़ी सी अब बढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। सपोर्ट दीजिएगा, आप वीडियो पॉज करिएगा, आंसर निकालिएगा, फिर आगे फॉरवर्ड करिएगा, ठीक है। तो भाई देखो, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ हो रही है। दूसरी भी हो रही है, तो देखो सर हो रही है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, रेजोनेंस वाली कंडीशन है। तीसरी देख लेते हैं भाई, सारे sp2 हैं, तो हाँ सर सारे sp2 हैं। अब चौथी कंडीशन एरोमेटिक है या नहीं, उसके बाद चेक करेंगे एंटी एरोमेटिक के बारे में। तो देख सकते हो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे स्ट्रक्चर में, तो आंसर है सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू 0 रखने पर आ जाएंगे। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर भी कैसा हुआ, तो ये स्ट्रक्चर आपका एरोमेटिक हुआ या नहीं। मेरी बात समझ में आई, मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ एरोमेटिक के लिए, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन कुछ ऐसी है। आइए पहले इसमें देखिए, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हो रहा है, दूसरा हो रहा है तो सर हो रहा है, तीसरा दैट इज कि ये रेजोनेंस वाले रूल में है या सारे प्लेनर हैं। तो आइए इन सब पे तो कोई शक नहीं है, sp2 sp2 sp2। जो शक जाहिर होगा वो बेचारा इस पे होगा, है ना, यहाँ वाले से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा है। तो देखिए ये लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड, तो साफ साफ दिख रहा है बगल वाले का घर खाली पड़ा है, तो टपक से डुबकी मारेगा, मतलब ये किसका हिस्सा है, रेजोनेंस का हिस्सा है, ओके।
अब टोटल मिला के इस रिंग के अंदर, चूंकि ये लोन पेयर या जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज्ड है, तो ये रिंग के अंदर रहेगा। पहले 2 थे, 2 और आए, दैट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हेंस ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, क्लियर कट है मेरी बात? बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। कब बस आपको देखना है कि कब लोन पेयर लोकलाइज्ड है और कब लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 9 पे, और चेक करते हैं कि ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो देखो सारे पहले sp2 हैं क्या? ये वाले तो है ही ना पक्का। अब शायद तुम समझ चुके होगे कि बेट सर ये वाले भी हैं। ठीक है, ये भी अंदर जाएगा और ये भी अंदर जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि बगल वाले का घर खाली पड़ा है, और बगल वाले का घर खाली पड़ा है तो ये लोन पेयर कैसे आवारा, मतलब डीलोकलाइज्ड, ये खटक से अंदर को जाएगा। और अगर ये अंदर को जाएगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर परमानेंट थे और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन नेगेटिव की वजह से आए। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं? तो आंसर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हेंस ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग? ठीक है, इसमें देखते हैं sp2 sp2 sp3, ये आपका sp2 तो मतलब ही नहीं है, प्लेन से बाहर, प्लेन में नहीं है, तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। आई होप आपको ये सब मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, मैं क्या आपसे करवा रहा हूँ और क्या आपसे चाह रहा हूँ। ठीक है, लेवल का थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं और हम चेक करते हैं कि स्ट्रक्चर कब एरोमेटिक है और कब एरोमेटिक नहीं है। आइए, एग्जाम्पल नंबर 11 और इस एग्जाम्पल नंबर 12 को करते हैं। ठीक है, ये एक बॉन्ड है भाई, चलो ऐसे बना देता हूँ, ये बॉन्ड है। ठीक है, अब इसको बुलाते हैं हम लोग पायरिडीन, पायरिडीन, और इसको बुलाते हैं पायरॉल। तो धीरे धीरे आप लोग नाम सीख जाओगे। ये है पायरिडीन, वो है पायरॉल। आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एरोमेटिक है और कौन सा नहीं है। तो देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? हाँ हो रही है, 4n प्लस साइक्लिक वाली। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? रेजोनेंस पाई बॉन्ड अल्टरनेट, पाई बॉन्ड अल्टरनेट, पाई बॉन्ड अल्टरनेट। ठीक है, हो रही है। तीसरी कंडीशन, क्या सारे स्ट्रक्चर प्लेनर हैं? तो देखो इधर वाले कार्बन में तो आपको कोई शक नहीं है कि यहाँ तक की हाइड्रोजन sp2 है। बात बस फंसती है कि इस नाइट्रोजन की क्या हाइब्रिडेशन रखी जाए। आइए हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन देखते हैं। आप हमेशा मुझसे सीखे हुए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम होता है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, मतलब एक सिग्मा एक ये है और एक सिग्मा एक ये है, और तीसरा आपके सामने है कि ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड में रखा जाए या डीलोकलाइज्ड में रखा जाए। अब अगर मैं बेसिक कंडीशन से चलूँ कि भैया बगल वाला घर खाली है कि नहीं, तो आप सीधे से बोलोगे सर हाँ देखो ये खाली पड़ा है। लेकिन अगर मैं इस लोन पेयर को रेजोनेंस का हिस्सा बना दूंगी तो हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं माना जाएगा, और अगर ये हाइब्रिडेशन का नहीं माना जाएगा तो सिर्फ कितने सिग्मा बॉन्ड बचेंगे? आंसर इज 2। और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बचेंगे तो क्या ये sp2 होगा? आंसर इज नहीं। तो क्या ये प्लेनर होगा? आंसर इज नहीं। तो इसको प्लेनर बनाए रखने के लिए, क्या बोला मैंने? इसको प्लेनर बनाए रखने के लिए इसमें हम लोग 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे,
और अगर आप लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करोगे तो ये लोन पेयर बेटा लोकलाइज्ड लोन पेयर की कैटेगरी में आएगा, और इस केस में हाइब्रिडेशन तभी जाके sp2 आएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं सर मैं तो नहीं मान रहा, मैं इस लोन पेयर को डीलोकलाइज मान रहा हूं, आपने पूरा पीछे पढ़ाया था कि सर अगर बगल में घर खाली हो तो जम कराओ। बेटा अगर थोड़ी देर के लिए चलो तुम्हारी बात मान लें कि यार नहीं ये रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन की जगह 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो अब आप लॉजिक सोचो कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में वो एरोमेटिक रहता, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में वो एरोमेटिक रहता, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स में वो एंटी एरोमेटिक रहता। आप बताओ किस में ज़्यादा स्टेबल? सही सोच रहे हो, एरोमेटिक में ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंडीशन फॉलो हो रही है। इस लोन पेयर को अपन लोग हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा मान रहे हैं, रेजोनेंस का नहीं मान रहे हैं। ओवरऑल अगर 6 पाई फॉलो कर रहा है तो ये स्ट्रक्चर आपका कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। ठीक है, याद रहेगी बात। नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है या नहीं है। तो आइए पहले इन कार्बन पे तो कोई शक नहीं है ना कि सारे कार्बन sp2 हैं, सारे कार्बन sp2 हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बात उठती है कि इस नाइट्रोजन को क्या करें? सर नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या माने, sp2 या sp3? तो देखो ऐसा करने के लिए पहले आप देखो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। इसके साथ 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। 3 सिग्मा तो आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मैं इस लोन पेयर को लोकलाइज्ड में रखूं या डीलोकलाइज्ड में रखूं। अगर मैं लोकलाइज में रख रहा हूं तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर मैं डीलोकलाइज में रख रहा हूं तो मुझे इसको रेजोनेंस में रखना पड़ेगा। ठीक है, बात मान रहे हो ना? अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको लोकलाइज मानता हूं, मान लेता हूं, तो यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 4, तो sp3 हो जाएगा, और sp3 कभी भी प्लेनर नहीं होता है। तो इसलिए मैं इस लोन पेयर को लोकलाइज तो नहीं मान सकता, या यूं कहूं इसको मैं हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा तो नहीं मान सकता। इसका मतलब मैं इसको क्या मान सकता हूं? तो आंसर इसका रेजोनेंस में मान सकते हो। मतलब अगर मैं रेजोनेंस में मान रहा हूं तो ठीक है भैया, जाओ रेजोनेंस करने। तो ओवरऑल रेजोनेंस के हिस्से में यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या आ गई? sp2। तो ये हो गई नाइट्रोजन की sp2, हो गई या नहीं? अब देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो 2 4 और 2 रेजोनेंस की वजह से आया, तो आंसर है सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है, और अगर यहाँ पे भी है तो ये स्ट्रक्चर भी क्या है? एरोमेटिक है। तो आप दोनों साफ साफ देख पा रहे हैं कि एक टाइम पे ये लोन पेयर आपके डीलोकलाइज्ड हैं, और वहीं पे नाइट्रोजन का ये वाला जो लोन पेयर है ये आपको लोकलाइज्ड है। तो आपने एक ही क्वेश्चन में लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड दोनों देख लिया। मेरी बात समझ में आई? क्लियर कट है? बढ़ाएं लेवल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम लोग चेक करते हैं कि और स्ट्रक्चर एरोमेटिक हैं या नहीं है। अब आप इसमें चेक करोगे कि स्ट्रक्चर एरोमेटिक है या नहीं है। कंडीशन को सेटिस्फाई अगर होती है तो ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आओ, अब यहां पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। बाकी भाई इधर तो कोई शक है ही नहीं कि सर ये sp2 है, सर ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। ये सारे कार्बन के sp2 हैं।
इधर भी शक दूर हो गया, पीछे अभी यही एकदम सेम एग्जाम्पल को लिया था कि ये लोन पेयर को क्या माने, तो ये लोन पेयर तो भाई रिंग के अंदर जाने वाला है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड आपको यहाँ से नजर आ रहे हैं, इस वजह से ये भी नाइट्रोजन का क्या है, sp2 है। इसका मतलब ये वाला जो लोन पेयर है ये कैसा है, अभी एग्जाम्पल दिया पीछे एकदम सेम है कि ये लोन पेयर आपका डीलोकलाइज्ड है। अब बात आती है ऑक्सीजन को लेके। ऑक्सीजन पे यहाँ पे बेटा 2 लोन पेयर हैं और मन में सवाल 2 तरह के हैं कि क्या मैं दोनों लोन पेयर को अंदर ले लूँ, क्या मैं एक को लूँ या दोनों को नहीं लूँ। ठीक है, यही तो सवाल बन सकते हैं, क्या मैं दोनों को लूँ या दोनों को नहीं लूँ या एक को लूँ और एक को नहीं लूँ। 3 पॉसिबिलिटीज हैं। आओ तो देखते हैं इसके बारे में। इस ऑक्सीजन के से पहले कितने सिग्मा बॉन्ड, तो सर अभी आंसर आ रहा है सर 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, प्लेनरिटी होने के लिए क्या चाहिए कि sp2 हो, मतलब टोटल मिला के 3 तो हो सम। अब देखो अगर मैं दोनों को नहीं लेता हूं तो यहां पे आ जाएगा 2 लोन पेयर, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सम 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा तो sp3 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब मुझे 2 लोन पेयर को तो नहीं लेना है। और अगर मैंने कहा चलो सर एक भी लोन पेयर मत लो, 0 लोन पेयर लो, तो हो जाएगा sp, और sp फिर लीनियर हो जाएगा, और लीनियर हो जाएगा तो वो प्लेन से बाहर हो जाएगा। अब क्या करें, तो आंसर है सर सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, आप 2 सिग्मा बॉन्ड ले लो और सर 1 लोन पेयर ले लो। क्या सर, 2 सिग्मा बॉन्ड ले लो और 1 लोन पेयर ले लो, सम आपका 3 भी बैठ जाएगा, हाइड्रोजन भी sp2 हो जाएगी ऑक्सीजन की, और ये स्ट्रक्चर आपका ट्राइगोनल प्लेनर भी कैटेगरी में आ जाएगा। इसका मतलब मैं इन 2 लोन पेयर में से 1 लोन पेयर को तो लोकलाइज्ड बुलाऊंगा और 1 लोन पेयर को डीलोकलाइज्ड बुलाऊंगा। तो देखो ऊपर वाला क्या है मेरा, लोकलाइज्ड है, और नीचे वाला क्या है मेरा, डीलोकलाइज्ड है। तो याद रखना है ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर में से 1 आपका लोकलाइज्ड होता है और 1 आपका डीलोकलाइज्ड होता है। आप ऐसे भी थोड़ा समझ सकते हो कि ऑक्सीजन का एटम नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p4 आएगा बच्चा। अब आप देख सकते हो p के 4। एक बात याद रखना भाई, एक बात याद रखना भाई, यहाँ पे आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो कि 2 तो सिग्मा बॉन्ड है, मतलब अनपेयर्ड है, तो ये तो कार्बन से बॉन्डिंग बनाने में लग जाएंगे, बिजी इन द कार्बन, कार्बन के साथ सिग्मा बनाएंगे, दोनों सिग्मा है। ये जो लोन पेयर है और इसमें 1 लोन पेयर यहाँ पे भी है, तो असल में होता क्या है कि अगर मैं 2p4 में देखता हूँ तो जो p वाला लोन पेयर है वो असल में आपका डीलोकलाइज्ड है। ये आपका कैसा है, डीलोकलाइज्ड है, जबकि ये वाला लोन पेयर कैसा है आपका, लोकलाइज्ड है। इसको तो जन्नत नसीब है ना यार, इनर्ट हो गया ना, He2 मतलब हीलियम हो गया ना, खत्म बात है ना, तो उसकी तो बात ही नहीं करो, मेन बात जो करनी तुम्हें इसकी कर लो। तो आप देख रहे हो कि इसमें 2 लोन पेयर नजर आ रहे हैं, जिसमें से 1 लोन पेयर आपका लोकलाइज्ड है और 1 लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। तो कहते हैं ऐसा है कि भाई 2s वाला जो है आपका लोकलाइज्ड है और 2p वाला जो है आपका डीलोकलाइज्ड है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये मेरा 2s वाला है और ये मेरा 2p वाला है। ये मैं वीबीटी थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ओवरऑल आपने देखा कि ये पूरे स्ट्रक्चर में टोटल मिला के कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल मिला के कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये मेन मोटे मोटे बनता है, तो आइए भाई 2 पाई बॉन्ड 1 और 2 पाई बॉन्ड तो परमानेंट है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो परमानेंट है, और ये भी आपने लोन कह दिया कि डीलोकलाइज्ड है, मतलब 6 हो गया, और इसमें से भी आपने कह दिया 2, टोटल मिला के 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे सिस्टम में आ गए। और अगर इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। भाई एरोमेटिक तो नहीं होगा ना किसी रीजन से, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 6, 2 रखोगे तो 10, 8 तो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम 4n पाई में रखते हो तो एंटी एरोमेटिक। तो ये पूरा जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 13 के सारा स्ट्रक्चर को कंक्लूड करके ये निकला कि आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक है। जबकि यही क्वेश्चन अब आप ट्राई करो
अब आप ट्राई करो कि ऑक्सीजन के हाइब्रिडेशन क्या माननी है और क्या नहीं माननी है, सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या माननी है और क्या नहीं माननी है। तो मैंने तो लिख ही दिया है कि सल्फर का sp2 है और ये ऑक्सीजन का sp2 है। अल्टीमेटली अगर मैं जिस हक से लिख रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका लोन पेयर जो है वो अंदर रिंग के अंदर डीलोकलाइज करेगा। फिर वही बात, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ठीक है, टोटल मिला के बेटा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये स्ट्रक्चर आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। ओवरऑल एग्जाम्पल नंबर 13 भी एंटी एरोमेटिक था और एग्जाम्पल नंबर 14 भी एंटी एरोमेटिक था। क्लियर कट है मेरी बात तो समझ में आ रही होगी। ओके, बढ़ते हैं आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपका 14 था तो इसको मैं ले लेता हूँ 15। और इसको मैं ले लेता हूँ बेटा 16। अब आप चेक करो कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें से एंटी है या एरो है या नॉन है, कुछ भी चेक कर लो। तो देखो मेन है इस बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन। भाई देखो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, तो ये बोरॉन 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ sp2 हो गया। मतलब ये भी प्लेनर है। ये तो आपको शक है ही नहीं इन चार में, इधर वाले चारों में कि सारे sp2 हैं। लेकिन ज़रा इसकी बात करो, इसकी ये क्या हो गया, sp3 हो गया। अब यार वही वाली बात कि आउट ऑफ प्लेन चला गया, प्लेनिटी रूल ख़राब हो गया, एरोमेटिसिटी का रूल ख़राब हो गया, तो ये क्या हो गया आपका नॉन एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक हो गया। लेकिन अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो ये भी sp2 है, ऊपर की तरह एग्जाम्पल है, और इसमें से एक लोन पेयर तो आपका डीलोकलाइज्ड है जो कि रिंग के अंदर घूमेगा, और एक लोन पेयर आपका बेटा लोकलाइज्ड है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन का ये sp2 है। टोटल मिला के कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो देखो 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्ट्रक्चर आपका कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपका एरोमेटिक हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होगे मैं कैसे एरोमेटिसिटी और कैसे नॉन एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़ें आगे। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, अगला टॉपिक मतलब अगले क्वेश्चंस पे। ओके, अब आएगा एग्जाम्पल नंबर 17 और मुझे चेक करना है कि ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है या स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं है। आओ चेक करते हैं। अब आप बताओ कि इसमें कौन सा, किसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन। वीडियो को पॉज करना और देखना। मैं फटाफट बता देता हूँ। ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये पहले तो मैंने दिमाग लगाया कि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, क्योंकि भाई एक सिग्मा है यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे है। अब अगर मैं इसको डीलोकलाइज बोल दूंगा तो फिर sp रह जाएगा और मुझे sp2 रखना है। तो ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है, मतलब ये नाइट्रोजन का क्या है, sp2 है। ये नाइट्रोजन का sp2, ये नाइट्रोजन का sp2 और ये भी नाइट्रोजन का sp2, सारे नाइट्रोजन का sp2 हैं। कार्बन के तो sp2 हैं ही हैं। टोटल मिला के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी इसमें मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और ये चेक करते हैं कि स्ट्रक्चर एरोमेटिक है या नहीं है।
ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, कॉट, शॉर्टकट में कॉट बुलाते हैं, कॉट। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि स्ट्रक्चर एरोमेटिक है या एंटी है या नॉन है। ठीक है, अब आप एक सेकंड अगर आप होल्ड करो तो मैं स्ट्रक्चर को बना ही लेता हूं। एक सेकंड होल्ड करना आप लोग। असल में डबल बॉन्ड का जो मूवमेंट है वो सिंगल बॉन्ड से अलग होता है। आपको सही पता हो कि सिंगल बॉन्ड में जो रोटेशन होता है वो फ्री रोटेशन होता है, जबकि डबल बॉन्ड में रोटेशन फ्री नहीं होते हैं। आप ये बात जानते होंगे कि डबल बॉन्ड में जो रोटेशन होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, जबकि सिंगल बॉन्ड में जो रोटेशन होते हैं वो फ्री रोटेशन होते हैं। इसको हम लोग फ्लेक्सियोनल बॉन्डिंग भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? फ्लेक्सियोनल बॉन्डिंग। एक दो तीन, इसको छोड़ के यहाँ लगा देते हैं भाई। असल में ये कुछ ऐसा है, अगर आप थोड़ा समझ पाओ तो। देखो, ये होता है कॉट, टवेन्स बुलाते हैं, कॉट होता है। और मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो अभी और वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दूँ, और अगर आप चाहो तो वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हो। मैं वैलेंसी सेटिस्फाई ऑल्दो वैसे पूरा तो नहीं करना चाह रहा, ऑल्दो मैं वैलेंसी सेटिस्फाई पूरी तरह तो नहीं करना चाह रहा, बट चलिए आओ एक आध स्ट्रक्चर ले ही लेते हैं। जब समझ रहे हो तो पूरी तरह समझ लो यार, है ना। ऑल्दो ये मुझे पहले बना के रखना चाहिए था। ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड रिंग्स होती हैं। बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर होता है इस कॉर्ड का, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर। थोड़ा सा टफ बनता है इसका स्ट्रक्चर, बट जब बनता है तो बहुत सुंदर बनता है। एक फाइनली एक बॉन्ड बची है, उसको लगा लें, अपना काम खत्म। दिस इज नाउ परफेक्ट। इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉट। ये देखो कॉट है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर आपको लग रहा हो तो ये कॉट है। अब देखो, ये पहली ऐसी अल्कीन है जो कि अपने ईजिली फ्रीली मूव कर रही है। देखो मैं ईजिली मूव करा पा रहा हूँ, तो बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, हाय, ठीक है। मैं इसको देखो फ्रीली ईजिली मूव करा पा रहा हूँ, ये ऐसे मूव कर जा रही है। देखो ये टब होता है, क्या होता है? टब होता है। अब अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो एक पाई बॉन्ड
पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड बनता चला जाता है। एक पाई बॉन्ड छोड़ के दूसरा पाई बॉन्ड, दूसरा छोड़ के तीसरा पाई बॉन्ड, हर जगह पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। और इस पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड की वजह से इसका नाम देते हैं टबेन, टब बनता है। अब मजे की बात देखिएगा, मजे की बात देखिएगा कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर के पीछे पड़ जाऊं तो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या लगेगा कि स्ट्रक्चर ये एंटी एरोमेटिक है, जो कि एकदम गलत है। ये स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये स्ट्रक्चर अपने एंटी एरोमेटिक के स्ट्रक्चर को, समझना बात को, अपने एंटी एरोमेटिक वाले स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर देती टबेन में। टबेन बोले तो टब बन जाता है और ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड होने के बाद भी फ्लेक्सिबल कॉन्जुगेशन है, इजीली मूवमेंट दिखा पा रहा हूँ। ये देखो मैं इजीली मूवमेंट हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके इजीली मूवमेंट होने की वजह से ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये इस मूवमेंट से, मतलब ये अपने आप को एंटी एरोमेटिक से कन्वर्ट कर लेता है नॉन एरोमेटिक में। यूँ कहूँ कि ये जो है ये प्लेन से बाहर भाग जाते हैं, इसको बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन चले जाना। अच्छा, इसने ऐसा क्यों किया होगा? क्यों ये स्ट्रक्चर जो आपका एंटी एरोमेटिक था और ये स्ट्रक्चर उसके बाद क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न है अपने आप को स्टेबल करना। मैंने पीछे बताया था कि आपको एंटी एरोमेटिक जो होता है और जो नॉन एरोमेटिक होते हैं उसमें नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो टू अचीव द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए केमिस्ट्री में ऐसा किया जाता है। क्या बोला? स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए केमिस्ट्री में ऐसा किया जाता है कि जो बड़ी रिंग होती है, बड़ी रिंग बोले तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आफ्टर 6 नंबर रिंग, आफ्टर 6 नंबर रिंग जो रिंग्स होती हैं वो अपने आप को फ्लेक्सिबल मूवमेंट में आ जाती है, वहाँ पे स्ट्रेन खत्म हो जाता है। जैसे इसमें एकदम स्ट्रेट नहीं है, पूरी तरह आराम से मूव कर रही है ये मेरी स्ट्रक्चर, ये रिंग पूरी तरह से आराम से मूव कर रही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, हर जगह से मूवमेंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चूंकि इसमें आपको हर जगह से मूवमेंट दिख रहा है इस स्ट्रक्चर के अंदर, इसका मतलब आप ये समझ लो कि ये स्ट्रक्चर के मूवमेंट की वजह से ये जो बॉन्ड्स हैं इसके अंदर वो फ्रीली मूव करते हैं और अपने एंटी एरोमेटिक वाले को नॉन में कन्वर्ट करते हैं। ये मत सोचना कि अगर एरोमेटिक होगा तो वो भी अपने आप को नॉन में लेके चला जाएगा। एरोमेटिक वाला नॉन में क्यों लेके जाएगा, ठीक है, वो तो ऑलरेडी स्टेबल है। जो स्टेबल नहीं है वो अपने आप को चेंज करता है। भाई एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल है, नॉन एरोमेटिक थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये अपने आप को फ्लिप कर देता है फ्रॉम कॉट टू टबेन। है तो सीओटी बट फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से मूवमेंट होता है। मैं बस आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू ये दिखाना चाहता था कि कितना फ्लेक्सिबली मूव कर पा रहा हूँ मैं, आराम से बॉन्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये टब बन जाता है कुछ ऐसे, ये ऐसे टब बन जाता है। आप यहाँ पे तो क्लियर नहीं नज़र आएगा मे बी, ठीक है, टब नज़र आता है, ये देखो टब बना हुआ है ऐसे, ठीक है। इस टब की वजह से आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये नॉन एरोमेटिक से कहाँ चला जाएगा, सॉरी एंटी से कहाँ चला जाएगा, नॉन चला जाएगा। अब देख सकते हो कि ये टब के नीचे हैं, प्लेन के नीचे हैं, और ये दो प्लेन के ऊपर हैं, ये वाले प्लेन के ऊपर हैं। ये इधर देखो, इनके लोब्स कहाँ पे आ रहे हैं, एकदम कोने पे आ रहे हैं, यहाँ 4 कोने पे आ रहे हैं। तो इसका लोब इसके लोब से कंबाइन ही नहीं करेगा, तो मतलब इसको बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन चले जाना। कहाँ चले जाना? आउट ऑफ प्लेन की तरफ जाना। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो अल्टीमेटली हमने ये सीखा कि जो कभी कभी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी हुए हैं जो कि आपको रूल्स तो सारे सेटिस्फाई करेंगे, आपको लगेगा कि एंटी एरोमेटिक है, फलाना है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो आप चेक करोगे, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस का ख्याल रखोगे। मैं अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं बहुत सारे एक्सेप्शनल केस सिखाने जा रहा हूँ, उसके लिए आप रेडी रहिए। ये एग्जाम्पल नंबर 18 था। अब लेट सपोज करो मैं लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 19 को। चलिए, और ये एग्जाम्पल नंबर 20 को। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 में कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी है या नॉन है, ठीक है। लॉजिक सोचना है हम सबको, लॉजिक सोचना है हम सबको। तो देखो, कंडीशन को सेटिस्फाई करो, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो रही है, 2 सेटिस्फाई हो रही है, 3 सेटिस्फाई हो रही है। मेन जो लड़ाई होती है कंडीशन नंबर 4 पे होती है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ओके,
जबकि अगर आप इसकी बात करते हो तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, 3 वाली कर रहा है, ठीक है। अब 4th वाली कंडीशन चेक करनी है। 4th वाली कंडीशन क्या कहा था मैंने कि या 7 है, और अगर ये लोन पर डीलोकलाइज करेगा तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और ये आपका आंसर गलत भी हो जाएगा। फिर वही बात, जब भी कार्बन नंबर 6 से तुम पार करोगे तो तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। ये एंटी एरोमेटिक नहीं है बेटा, ठीक है। इधर देखो, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है बेटा। यहां पे नेगेटिव आके ये अपने आप को चेंज कर लेगा कुछ ऐसी कंडीशंस में। ठीक है, अब पता है ये चला गया आउट ऑफ प्लेन। अभी जब प्लेन में चला गया तो अगर आपको यहाँ पे कैसा लग रहा था कि एंटी एरोमेटिक लग रहा था, लेकिन यहाँ पे कैसा लग रहा है ये आपको, तो ये है आपका नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे था एंटी और यहाँ हो गया नॉन, तो इसका मतलब यही हुआ कि इसने अपने आप को स्टेबल किया होगा। ठीक है, एक बात दिमाग को सिखा दो कि रिंग नंबर 6 के बाद कोई भी स्ट्रक्चर एंटी तो नहीं होता है। एरोमेटिक हो सकता है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है, एंटी नहीं हो सकता। तो लिख लो भैया हैशटैग लगा के कि आफ्टर रिंग नंबर 6 नो स्ट्रक्चर इज एंटी एरोमेटिक, क्योंकि वो अपने आप को अंदर फ्लेक्सिबिलिटी फील करता है, और फ्लेक्सिबिलिटी फील करने से अपने आप को बदल देता है। ठीक है, क्लियर कट, याद रहेगी बात आपके अंदर। श्योर शॉट हम बढ़ सकते हैं आगे। तो ये स्ट्रक्चर था एग्जाम्पल नंबर 20। अब ले लीजिए लेट्स सपोज कर एग्जाम्पल नंबर 21। अब आप इस एग्जाम्पल की बात करिए और आप चेक करिए कि ये स्ट्रक्चर आपके एरोमेटिक में आएंगे या एंटी एरोमेटिक में आएगा या नॉन एरोमेटिक में आएगा। ठीक है, होल्ड रखिएगा, ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, अब देखिए रूल क्या कहता है। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन नंबर 3 कर रहा है तो कर रहा है। मेन आती है कंडीशन नंबर 4 की। 4 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाँ सर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो सर यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये स्ट्रक्चर आपका कैसा होना चाहिए था, ये एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन असल में भैया ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं है। अब पूछोगे सर इसमें क्या खता है, ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक क्यों नहीं है? तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि धोखा देने वाले भी अनएक्सेप्शनल लॉज निकल जाते हैं। अब आप सोचना इस स्ट्रक्चर को कैसे धोखा मिलेगा, अभी दिखाता हूँ। ये आप बिलीव नहीं करोगे, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स होते हैं, और ये हाइड्रोजन कुछ ऐसे निकले होते हैं। तो भाई साहब ये जो 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं ना, ये इन हाइड्रोजन का रिपल्जन होता है। अरे भाई साहब, इन हाइड्रोजन के रिपल्जन की वजह से ये प्लेन से बाहर चला जाता है, मतलब प्लेन में नहीं रहता। समझ लो जैसे झोला नहीं होता, पन्नी नहीं होती ऐसे लटकी हुई है, ऐसे टेढ़ी ऐसे नीचे, तो ये वैसे ही लटकी हुई है, ये एकदम प्लेन में नहीं है। कि आपको दिख रहा है कॉपी में, यहाँ पे दिख रहा है प्लेन में, लेकिन जब आप इसको 3D में ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं इसके थ्रू बनाऊँ, जो कि मैं बना नहीं रहा, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का रिपल्जन होता है, और इस रिपल्जन की वजह से ये स्ट्रक्चर असल में एरोमेटिक ना होके ये स्ट्रक्चर आपका नॉन एरोमेटिक में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन का रिपल्जन होता है, और इस हाइड्रोजन की रिपल्जन से वजह से ये स्ट्रक्चर
प्लेन से नहीं होता, प्लेन से बाहर होता है, इसलिए यह स्ट्रक्चर आपका नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मेरी बात याद रहेगी, क्लियर कट है। आइए आइए देखते हैं कि इससे बचने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया। तो इससे बचने के लिए एक सिंपल सा तरीका अपनाया। एग्जाम्पल नंबर 22 ले लो। साइंटिस्टों ने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, मतलब ये जो दो ब्रिज देख रहे हो ना, यहाँ पे ऑक्सीजन को एज अ ब्रिज कंसीडर कर दिया। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये जो दो रिंग आपको दिख रही है ना, वो जो अभी तक प्लेन से बाहर थी, अब वो प्लेन में आ जाएगी। मतलब मैंने समझ लो झोले से कोई लटक के लटका दिया, पहले ऐसे झुला हुआ था, ऐसे मैंने झोले से पकड़ के लटका दिया कि लटकना नहीं, वो प्लेन में आ जाना। लेकिन ये गलती मत कर देना कि भाई साहब सर ऑक्सीजन को भी अंदर घुसेड़ देना ना, ये ऑक्सीजन आपका आउट ऑफ प्लेन वाला है, ये वाला ऑक्सीजन आपका आउट ऑफ प्लेन वाला है, इसको कंसीडर नहीं करोगे। ये ऑक्सीजन सिर्फ इसलिए है कि ये दो रिंग को जो प्लेन से ऐसे ऐसे थी वो सीधे हो जाएं, जो पहले ऐसे थी वो ऐसे हो जाएं। ओवरऑल अब जाके जब ये प्लेन में आएंगी, ये रिंग इन द प्लेन है, रिंग इन द प्लेन है, ठीक है। ऑक्सीजन आउट ऑफ प्लेन है, रिंग इन द प्लेन है। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, वहां पे और इसमें अंतर क्या था, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन की वजह से रिपल्जन हो रहा था और ये प्लेन से ऐसे कुछ था, नीचे यूं ऐसे था, तो आपको वापस लाना था प्लेन पे, तो आपने इसको पकड़ के झोला टाइप लटका दिया, मतलब ऑक्सीजन की रिंग दे दी। ऑक्सीजन की रिंग ने खुद तो आउट ऑफ प्लेन रहा, लेकिन इसको प्लेन मिला दिया। ठीक है, एकदम सेम सेम स्ट्रक्चर यार। आप सल्फर के लिए भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्ट्रक्चर कोई फर्क नहीं है। यहां आप ले लेता हूं, आप सल्फर कर ले लो। ठीक है, ये भी याद रखना, ये सल्फर तो आउट ऑफ प्लेन है, लेकिन हमको सल्फर से मतलब नहीं है, हमको रिंग से मतलब है, रिंग इन द प्लेन है। और चूंकि रिंग इन द प्लेन है, इसलिए ये आपका स्ट्रक्चर एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। ओके, बात समझ में आ रही होगी। ये सब नॉलेज लेते जाइए, बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ, सारे एक्सेप्शनल केस एक तरफ रख रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा इसको बुलाते हैं हम लोग क्वाजी एरोमेटिसिटी। क्या बुलाते हैं इसको अपन लोग? क्वाजी एरोमेटिसिटी। अब ये नई चीज क्या है, कैसे काम करती है आपकी क्वाजी एरोमेटिसिटी? तो ये कुछ ऐसे टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, मे भी आपको नीचे ना दिख रहा हो, मैं यहां बना देता हूं यार। ठीक है, ये कुछ ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर हैं। अब इसको भी आप चलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लीजिए यार। ठीक है, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब दो रिंग एक साथ होती हैं, और इस दो रिंग की वजह से ये स्ट्रक्चर जो होते हैं, हमको चेक करना होता है कि इस डबल टाइप रिंग में क्या है, एरोमेटिसिटी है या नहीं है, ये स्ट्रक्चर पोलर हैं या स्ट्रक्चर नॉन पोलर हैं, तो इसमें होती है क्वाजी एरोमेटिसिटी। ठीक है, अब मैं इसके एग्जाम्पल्स लेना शुरू कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एरोमेटिक है और कौन सा स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं है, और कब देखते हैं। तो आइए,
मान लीजिए सबसे पहले मैंने एकदम एक बेसिक सा एग्जांपल लिया और मैंने आपसे पूछा कि ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा या नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे एंटी वेंटी का कोई चक्कर नहीं होता, सही बताऊँ तो पहले तो आपको देखो ये डबल रिंग है, आपको पता है कि ये डबल रिंग जो है ये इसको मूवमेंट नहीं दिखाएंगी, और मूवमेंट नहीं दिखाएंगी तो इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। तो अब आप क्या करते हो, इस रिंग को तोड़ देते हो, मतलब ये वाले जो बॉन्ड है आप इसको ब्रेक करते हो। अब आप इस बॉन्ड को जब ब्रेक करते हो तो इसको किस डायरेक्शन में ब्रेक करना है ये इंपॉर्टेंट है, सो दैट दोनों रिंग पे चार्ज आ जाए, और इस तरह तोड़ना है कि कोशिश रखो कि जो ऊपर वाली रिंग है वो भी एरोमेटिक हो जाए और जो नीचे वाली रिंग है वो भी एरोमेटिक हो जाए। अब आप देखना, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ता हूं तो आपने ये स्ट्रक्चर बनना है आपका, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं ऐसे तोड़ता हूं तो। और दूसरी कंडीशन थी कि नहीं सर आप ऐसे नहीं तोड़ो, आपकी मर्जी चलेगी क्या, हम ऐसे तोड़ेंगे। हमने कहा भाई ले तोड़। आप कह दो नहीं सर हम ऐसे तोड़ेंगे, है? अब देखो ऊपर वाली रिंग को अगर मैं देखता हूं तो देखो 2 2 4 और ये 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये रिंग आपकी क्या हो जा रही है, एरोमेटिक हो जा रही है। शायद दिख नहीं रहा होगा, ये रिंग आपकी क्या हो जा रही है, एरोमेटिक हो जा रही है। जबकि यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस वजह से भी ये रिंग पूरी क्या हो जा रही है, एरोमेटिक हो जा रही है। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से तोड़ोगे तो बेटा ये भी रिंग आपकी एंटी एरोमेटिक और ये भी रिंग आपकी एंटी एरोमेटिक। अब आप देखो, आप बताओ कैसे तोड़ना चाहिए हमको, तो ये मेरा राइट वे है और ये मेरा क्या है, रॉन्ग वे है। अब ओवरऑल एग्जाम में क्या सवाल आएगा, एग्जाम में इधर बोलेगा तोड़ के दिखाओ, एग्जाम में तो आपके सामने ये पूछेगा बता फाइनल भैया इनके में से किसके अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल है या नहीं, या यूँ कहूँ इनडायरेक्टली क्या ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है या नहीं। तो याद रखना, अगर दोनों रिंग, ऊपर वाली रिंग भी और नीचे वाली रिंग भी एरोमेटिक हुई तो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा, एरोमेटिक की कैटेगरी में माना जाएगा। इसलिए ये रिंग आपकी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी, या यूँ कहूँ इस पूरे स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों रिंग एरोमेटिक हैं। लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इस रिंग को पकड़ लो, अब आप इसको कैसे भी तोड़ोगे तो बात तो वही आएगी। अब आपको चेक करना है कि ये रिंग टूटने के बाद क्या हाल होता है। तो देखो मान लो मैंने इसको ऐसे तोड़ा फ्री रोटेशन देखने के चक्कर में, अब पता चला कि यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस, और यहाँ पे आ रहा है प्लस। तो आप देख सकते हो कि ये वाली रिंग तो, नीचे वाली रिंग तो क्या है आपकी, एरोमेटिक है, लेकिन ऊपर वाली रिंग क्या है, ये आपकी एंटी एरोमेटिक है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो आता है वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है, मतलब एरोमेटिक नहीं होता, बस नॉट एरोमेटिक में कैटेगरी में आएगा। ये मत बोलना कि हाँ सर ये आप जो है आपका एंटी है या ये आपका एरोमेटिक है, बस एरोमेटिक नहीं माना जाता है इसको, क्योंकि प्लेनरिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज डिफरेंस आ जाते हैं, और एमओटी कंसेप्ट इसको बताता है कि आपका एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। जबकि अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले लूँ यार, चलो अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने है और आपसे पूछेगा कि स्ट्रक्चर के अंदर एरोमेटिसिटी है या नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हें 2 साइड से बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा टफ स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं यार, ये एग्जाम्पल नंबर 23 था, ये एग्जाम्पल नंबर 24 रखा मैंने, और ये एग्जाम्पल नंबर 25 रखा मैंने, और ये एग्जाम्पल नंबर रखने जा रहा हूँ 26। अब मैं चेक करने जा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर एरोमेटिक है या नहीं है। तो मैं पहले तो इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, मुझे पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पे ले आऊँगा पॉजिटिव चार्ज, ले आऊँ, हाँ।
अब मैं इसको उठाऊं, अब मैं किस तरह तोड़ूं कि दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाए। अगर मैं ऐसे तोड़ता हूं तो क्या दोनों रिंग एरोमेटिक हैं? आंसर इज नहीं। अगर मैं ऐसे तोड़ता हूं तो भी दोनों रिंग एरोमेटिक हैं, तो आंसर इज नहीं। मतलब किसी भी तरह से आपको एरोमेटिसिटी यहाँ पे शायद ऑब्जर्व ना हो, अगर मैं देखूं तो। मान लो मैंने इसको ऐसे तोड़ा, यहाँ पे भी पॉजिटिव रखा, यहाँ पे, तो ये वाली रिंग तो आपको देख रहे हो एरोमेटिक दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये वाली ऊपर वाली रिंग आपको एरोमेटिक नहीं दिख रही होगी, क्योंकि देख सकते हो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये आपकी एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ गई। ओवरऑल स्ट्रक्चर ये एरोमेटिक नहीं है, सिंपल सी खत्म बात, ठीक है। तो इस चीज को अपन लोग बोलते हैं एरोमेटिसिटी आना या एरोमेटिक नहीं आना। ओके, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और अब हम लोग देखते हैं सिस एंड ट्रांस। इसके अंदर सिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एक एग्जांपल ले लेता हूं यार। मान लेना मुझसे पूछेगा कि ये अगर आपका स्ट्रक्चर जो अभी आपके सिस फॉर्म में है, तो क्या मैं इसको और स्टेबलाइज करके इसके ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो ये बात तो आप भी जानते हो कि डबल बॉन्ड के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, मतलब डबल बॉन्ड के अंदर डायरेक्ट रोटेशन तो पॉसिबल नहीं है। और अगर इसके अंदर डायरेक्ट रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो आपको बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब आप सोचो कि बॉन्ड को किस स्टाइल में तोड़ा जाए सो दैट रिंग भी स्टेबल हो जाए और सिस वाला ट्रांस में कन्वर्ट भी हो जाए। तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको ऐसे तोड़ रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ रहा हूं थोड़ी देर के लिए, अब देखो आपको क्या फ्री रोटेशन अलाउड हो रहा है। यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज और यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, तो हाँ भैया ये भी रिंग एरोमेटिक, और हाँ भैया ये भी रिंग एरोमेटिक। क्योंकि दोनों रिंग एरोमेटिक है इसलिए इजीली अब मूवमेंट मिल सकता है, और ये फटक से इस मूवमेंट को फ्री रोटेशन में आ गया, और जब ये मूव कर जाएगी तो कंडीशन कुछ बेटा ऐसी हो जाएगी। ये CH3 यहाँ आ जाएगा और ये वाला CH3 कह सकते हो मूव करके यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे बेटा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल ये अपने सिस फॉर्म से किस फॉर्म में चली गई, तो आंसर है सर अपने ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो आप देख सकते हो कि सिस से किस में कन्वर्ट हो रही है, ट्रांस में भी कन्वर्जन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या इसमें चेक करो, इसमें चेक करो सिस और ट्रांस है या नहीं, ठीक है, क्या इसमें चेक कर पाओगे कि ये सिस से ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? तो आप तोड़ के देखो तो आपको मूवमेंट फ्री रोटेशन आयनिक तो हो जाएगा, लेकिन एक रिंग कैसी रह जाएगी एरोमेटिक और एक क्या हो जाएगी एंटी एरोमेटिक। इसलिए ये इसके सिस फॉर्म से इसके ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगी, क्योंकि अभी तो न्यूट्रल रिंग है, फिर वो आयनिक बन जाएगी, आयनिक में एक एरोमेटिक हो जाएगा और एक एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्या कर जाएगी आपकी, इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आ रही है? और अगर ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो ये सिस से ट्रांसफॉर्म में जाना ही नहीं चाहेगा। और दूसरा बुक इसको ऐसे भी लिखती हैं कि यार भाई मेरे ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो कि ये स्ट्रक्चर अभी सिमेट्री में आने की कोशिश कर रही होगी। ओके, तो ये के अंदर एरोमेटिसिटी ऐसे देखी जाती है, ठीक है। तो याद रखना इसके अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। अब आप इसको चेक करो कि ये रिंग एरोमेटिक है या नहीं। तो अभी देखो ये रिंग हमारी नॉन पोलर रिंग है,
लेकिन जब तुम इसको ईजिली रोटेशन कराओगे, बॉन्ड तोड़ोगे, तो क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो आप बॉन्ड को जब तोड़ोगे तो टूटने के बाद कंडीशन कुछ ऐसी आएगी क्या, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो बॉन्ड है भाई, तो ओवरऑल ये रिंग क्या हो गई, ये रिंग क्या हो गई, 4n + 2 पाई को फॉलो कर रही है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो हेंस रिंग क्या हो रही है, एरोमेटिक हो रही है। क्लियर कट है, बात समझ में आ रही है। तो आपको चेक करना होता है कौन सी रिंग एरोमेटिक है या कौन सी रिंग एरोमेटिक नहीं है। जरा इसको ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिएगा। इसका आंसर नहीं बताना चाह रहा। ठीक है, इसका मैं आंसर आपको नहीं बता रहा, मैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा कि क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 30 जो मैंने बताया है उस रिंग को मैं एरोमेटिक बोलूं या उस रिंग को एंटी एरोमेटिक बोलूं या फलाना क्या बोलूं। ठीक है, आप लॉजिक लगाइएगा, सोचिएगा। ठीक है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं कि बस मैंने ऐसे बना दिया है सर ने स्ट्रक्चर। ओके, इसी तरह इसके बारे में सोचिए कि ये स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। ठीक है भाई, इस बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक करो, इस बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक करो। जब आप ब्रेक करोगे तो आपको कंडीशन कुछ ऐसी मिल जाएगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो फाइनली आपके कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ओवरऑल ये रिंग भी क्या हो गई आपकी, एरोमेटिक हो गई। ओके, तो ये जो बातें हमने सीखी, ये सारी बातें हमने एरोमेटिक होने वाले के लिए सीखी। और एग्जाम्पल ले लो, थक गए होगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखो कि क्या ये रिंग एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं पहले तो ऐसे, और तोड़ने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब आपके सामने है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं क्या, 2 2 4 और 2 अंदर से आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सारे sp2 हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक ना बोल के आप इसको बोलोगे क्योंकि वो तो उसका रिजल्टेंट है। तो आंसर इज हाँ भाई, ये स्ट्रक्चर भी एरोमेटिक है। ठीक है, अगला एक बहुत फेमस एग्जांपल है बेंजाइन। आपने नाम सुना हो तो, बेंजीन की बड़ी बहन होती है बेंजाइन। मैं ऐसे बना देता हूं बेंजाइन को। ठीक है, अब याद रखना कि ये लोग तो चलो sp2 हैं सारे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मेन जो सवाल उठता है, ये ज़्यादा रिंग बन गई क्या, 1 2 3 4 5 6, हाँ ज़्यादा बन गई यार, सॉरी। इसको आप ऐसे बना लो यार, बहुत गंदी प्रैक्टिस है ये। ठीक है, अब आप जब इसमें देखोगे तो यहाँ तक तो ठीक है, सारी रिंग एरोमेटिक आपको लगेंगी, लेकिन आप इसको देखो, मेन इस 2 कार्बन को देखो। असल में ये क्या होते हैं, sp होते हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होते हैं, इसलिए डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं। इट्स समथिंग लाइक इनके जो लोब्स होते हैं ना, इनके जो लोब्स होते हैं ये ऐसे होते हैं और ये प्लेन को डिस्टर्ब नहीं करते। ये ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन होते हैं, प्लेन के थोड़े से ऊपर होते हैं, लेकिन प्लेन डिस्टर्ब नहीं होती। इसलिए ये ओवरऑल बेंजाइन जो होता है, याद रखिएगा, ये एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है। ये जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि बेंजाइन को किस कैटेगरी में लेना चाहिए, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो आंसर इस एरोमेटिक की कैटेगरी में इसको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, अगला इट इज लास्ट, एरोमेटिसिटी इन कार्बीन। कार्बीन के अंदर मुझे एरोमेटिसिटी चेक करनी है। तो देखो बेटा, कार्बीन की अगर मैं बात करूं तो कार्बीन आपको पता है, कार्बीन आपको 2 तरह की होती है, पता है, मैं बता चुका हूं वैसे। एक होती है सिंगलेट और एक होती है ट्रिपलेट। सिंगलेट का मतलब जिसमें
2s+1 में स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो, समथिंग लाइक कुछ ऐसे, ठीक है, इसमें एक ऑर्बिटल खाली होता है, ओके। जबकि ट्रिपलेट में क्या है, जब मैं 2s+1 पे जाऊं, ठीक कुछ ऐसे आ जाए, इसको अपन लोग बुलाते हैं ट्रिपलेट, इसमें ऑर्बिटल खाली नहीं होता। अब ये याद रखिएगा कि रेजोनेंस होने के लिए कार्बीन का सिंगलेट होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको बेटा एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं मिलेगा तब तक आप रेजोनेंस नहीं करा पाओगे। ट्रिपलेट में क्या आपको कोई एम्प्टी ऑर्बिटल मिल रहा है, तो आंसर इज नहीं। अगर आपको एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं मिल रहा है तो ये स्ट्रक्चर जो हैं आपके ट्रिपलेट वाले रेजोनेंस का हिस्सा नहीं माने जाएंगे और वो एरोमेटिक में नहीं आएंगे। तो वहाँ वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा सिंगलेट और ट्रिपलेट। जैसे देखो, यहाँ से लिखेगा, अभी लोन पर मैं समझिएगा, मैं फिर से कहा ये हाथी के दांत लग रहेंगे आपको, ये असल में यहाँ ब्रैकेट में लिख देगा सिंगलेट। तो समझ जाइए कि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके पास, और वैसे भी ये आपके sp2 होते हैं, ये तो sp2 हैं ही हैं, ये भी सारे sp2 हैं, ये सारे स्ट्रक्चर आपके sp2 हैं कार्बन वाले। तो अब देख सकते हो हैकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, 4n+2 पाई में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपके क्या हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इस वजह से ये आपके क्या हैं, एरोमेटिक की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर वो ऐसे लिख देना ट्रिपलेट, तब ये एरोमेटिक नहीं है, हाँ तब ये नॉन एरोमेटिक बोल सकते हो, इसको नॉन एरोमेटिक बोल सकते हो। तो याद रखना एग्जाम में वो मेंशन करता है कि सिंगलेट या ट्रिपलेट, वो मेंशन जरूर करेगा, वो मेंशन जरूर करेगा कि सिंगलेट है कि ट्रिपलेट है, ठीक है, ओके। एक एग्जांपल और देख लीजिए भाई, बहुत सारे एग्जांपल देख चुके हैं क्या, 30, 33, ये 34, ये 35 और ये आपका 36। इसको अपन लोग फेरोसीन बुलाते हैं। कुछ ऐसा होता है, 2+ होता है, जब यहाँ 2+ होता है तो यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये आपकी फेरोसीन है, ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग आगे पीछे हो। तो बेटा यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और बेटा यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ओवरऑल रिंग क्या हो जाती है आपकी, एरोमेटिक हो जाती है। अल्टीमेटली इतनी बातों को सीखने के बाद ये बात हम सीखे हैं कि ओवरऑल क्या एरोमेटिक होता है और क्या एरोमेटिक नहीं होता है, या क्या एंटी एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम ये सीखेंगे कि जो हमने एरोमेटिक पढ़ा है इसके और एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे इसको एसिटिक स्ट्रेंथ में यूज़ करते हैं, कैसे इसको अपन लोग SN1 SN2 में यूज़ करते हैं, कैसे अपन लोग इसको प्लेन PPL में यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखते जाओगे। तो और रेजोनेंस के साथ आपने कभी सुना हो थर्मोडायनेमिक्स में रेजोनेंस एनर्जी, उसका यहाँ पे क्या एप्लीकेशन है, क्या एरोमेटिसिटी से उसका रिलेशन है, ये सारी बातें अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज़ GOC 3rd में आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो आज मैंने जो आपको बताया इतना सारा बता दिया, आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, ओके। कुछ होमवर्क मैं आपको दे के जा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर एरोमेटिक हैं, कौन से स्ट्रक्चर एंटी हैं और कौन से स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा नंबर के साथ, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि 38 नंबर वाला एरोमेटिक है या एंटी है, नॉन बस लिख दीजिएगा 38 के सामने, आपका इंतज़ार करूँगा। ये कुछ एग्जांपल्स और हैं, ठीक है, आप ट्राई करिएगा, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, आपको बताएंगे एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आपकी प्रैक्टिस तभी होगी, तभी आप समझ अच्छा कर पाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना पेशेंसली मुझे सुना, मेरी बातों को इतना ध्यान दिया, ठीक है। अगेन
अगर आपको प्लस कोर्स लेना है, जो कि आपको लेना चाहिए, तो प्लीज़ मेरा कोड याद रखिएगा। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशंस आपको आती रहेंगी तो ये पता चलता रहेगा कि कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है और आप हमारे साथ कितना कंफर्टेबल हो या नहीं। ठीक, अच्छा लगे बात को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।